हेलो हेलो हेलो। आया। तो क्या चल रहा था अभी? मोलर कंडक्टेंस चल रहा था। चलिए आगे बढ़ो। मोलर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हुआ था जस्ट। अब वो जो फॉर्मूला था उसको डिराइव कर लेते हैं। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, समझने वाला। समझने वाला तरीका ठीक है। क्या समझने वाला तरीका था भाई? उसमें चेक करते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ रहा है ना? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने के लिए आपको कितने क्यूब लेने पड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है। मान लेते हैं आप वो फॉर्मूला डिराइव अगर करने जा रहे हैं आप, तो मान लीजिए आपको ऐसे कितने क्यूब लेने पड़े। अगर मैं जनरल सवाल सॉल्व करूंगा तो क्या बोलूंगा? मान लेता हूं मेरे को एन क्यूब लेने पड़ गए। तो चेक करिए। मान लो मैंने एक क्यूब लिया, इसमें नहीं मिला मेरे को, एक मोल कम पड़ रहा था, तो मैंने एक और लिया, फिर एक और लिया। फिर लेते 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 जब मैं एन क्यूब लेता हूं, है ना, तो एन क्यूब्स में मुझे क्या मिल जाता है? एक मोल फाइनली मिल जाता है। तो ये करने के लिए मुझे एन क्यूब्स लेने पड़ गए, जिसमें से हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। 1 के मैंने कितने क्यूब लिए? एन क्यूब। और इसके अंदर जो मुझे नेट कंडक्टेंस मिला, क्या बोला मैंने? नेट कंडक्टेंस। वो कितना आया? कप्पा प्लस कप्पा प्लस कप्पा। कितनी बार जोड़ा मैंने? एन टाइम्स। तो आंसर कितना आया? कप्पा इंटू एन। क्या अगर इन सारे एन क्यूब्स में मिला करके, मैंने पूछा था आपसे प्रश्न, क्या अगर इन सारे के सारे एन क्यूब्स में मिला करके मुझे एक मोल इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है ना, तो बताइए कि इन एन क्यूब का जो कंडक्टेंस आया है ये, क्या वही एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आने वाला कंडक्टेंस भी कहलाएगा? तो क्या वही मोलर कंडक्टेंस भी कहलाएगा? तो मोलर कंडक्टेंस का आंसर कितना है? जनरल आंसर कप्पा इंटू एन। एन को डिफाइन करिए। कप्पा इंटू एन। एन क्या है? जहां पे एन है नंबर ऑफ क्यूब्स इन विच वी गेट वन मोर इलेक्ट्रोलाइट इन टोटल। एक और बात मेंशन करेंगे, हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है। हेलो एवरीबॉडी। फिर सुनिए ध्यान से क्या है। वो जो मोलर कंडक्टेंस की जनरल डेफिनेशन में लिखी है आपके सामने, कप्पा इंटू एन, ये मोलर कंडक्टेंस है। कब है? जब इन एन क्यूब से मिला के मुझे क्या मिलता है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, और हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है। दो कंडीशन फॉलो है। अगर दो कंडीशन लग रही है तो कप्पा इंटू एन ही मेरा मोलर कंडक्टेंस का आंसर है। अरे ठीक बात है क्या? चलिए, अब चर्चा को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो अगर मैं ये एन ढूंढ लूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? मेरा मकसद क्या है फिर? एन ढूंढना। फिर मेरे को क्या पता तुम्हारा क्या मकसद है? फिलहाल एन ढूंढना। बराबर। अब देखिए होता क्या है जब आप, अच्छा इसमें मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। इस पूरे एन क्यूब में मिला करके अगर मुझे एक मोल मिला, तो एक क्यूब में कितना मिला? 1/n मोल। तो जनरलाइज बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इससे मिला मेरे को 1/n मोल। इससे मैंने बात को समझाया था कि वो फॉर्मूला वैलिड कैसे है ना। ठीक है, एक और बात बताइए। अगर बताइए मैं इन सारे क्यूब का मिला करके कंडक्टेंस निकालता हूं, वो मोलर कंडक्टेंस आ जाता है, जो कि कप्पा इंटू एन है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? कप्पा है या कुछ और है? वो कप्पा ही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब भी आपको जीवन में देखना हो तो आपको किससे फोकस करना है? 1 ml पे। किससे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट समझिए। जब आपको मोलर कंडक्टेंस चाहिए तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? मुद्दा है आप ढूंढ क्या रहे हैं। अगर आप मोलर कंडक्टेंस ढूंढ रहे हैं तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ढूंढिए। अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस ढूंढ रहे हैं तो 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ढूंढिए। और ठीक है क्या? तो अगर मेरे को कप्पा डिफाइन करना है तो कप्पा कौन है इनमें से? इस एक डिब्बे को किसी को पकड़ लो, उसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो कप्पा है। तो बताइए मैंने ये कैसे निकाला? कप्पा जोड़ करके। कितनी बार कप्पा जोड़ा मैंने? अगर ये एन 2 होता तो मैं कितनी बार कप्पा जोड़ता? 2 बार। 3 होता तो कितनी बार जोड़ता? तो क्या मैंने, अगर मान लीजिए 3 क्यूब होते तो मैं 3 बार कप्पा जोड़ता। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन है? कप्पा है या 3 कप्पा है? 3 कप्पा है या कप्पा है? कप्पा ही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हर बार 3 कप्पा। फिर क्या है?
ओवरऑल कंडक्टेंस। 3 कप्पा क्या है? ओवरऑल कंडक्ट। तो मैं जोड़ किसको रहा हूं? ओवरऑल कंडक्टेंस को जोड़ रहा हूं या कप्पा को जोड़ रहा हूं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जोड़ रहा हूं। एडिटिव रूल कौन फॉलो कर रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या ओवरऑल कंडक्टेंस? ओवरऑल कंडक्टेंस। ध्यान दीजिए, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे एडिटिव रूल चल रहा होता तो फिर तो ऐसा होता कि 3 ml का स्पेसिफिक कंडक्टेंस 3 कप्पा है। क्या बोला मैंने? अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे एडिटिव रूल चल रहा होता तो फिर तो 3 ml का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना हो जाता? 3 कप्पा, जो कि नहीं है। बताइए, अगर आपसे कोई पूछे 3 ml का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? कप्पा ही है, क्योंकि कप्पा को 3 ml से कोई मतलब, उसको मतलब ही 1 ml से। तो आप क्या बोलेंगे? तुम मुझे 3 दो चाहे 4 दो, जब मुझे मतलब ही 1 से है, तो क्या देते हो इससे मुझे कोई फर्क। ये स्पेसिफिक का लॉजिक है। स्पेसिफिक हमेशा क्या रहेगा? 1 ml का कंडक्टेंस। आप मुझे 10 ml दे दो, मैं निकालूंगा कितना उसमें से? 1 ml, और उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या है? कप्पा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं जुड़ते हैं। ये जो जुड़ रहे हैं वो क्या है? आप कॉपी देखिए उठा के अपनी, बार बार मैंने तीर के ऊपर क्या लिखा है? कंडक्टेंस। क्या लिखा मैंने? मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं लिखा, मैंने बोला 1 रूम का कंडक्टेंस कप्पा, फिर 2 रूम का कंडक्टेंस कप्पा प्लस कप्पा, 3 रूम का कप्पा प्लस कप्पा प्लस कप्पा। तो वो क्या है? ओवरऑल कंडक्टेंस। एडिटिव रूल कौन फॉलो कर रहा है? कंडक्टेंस फॉलो कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं फॉलो करते। और स्पेसिफिक चीजें एडिटिव रूल फॉलो भी नहीं करती। हेलो एवरीबॉडी, स्पेसिफिक चीजें एडिटिव रूल फॉलो, क्योंकि स्पेसिफिक चीजें अमाउंट पे डिपेंड, स्पेसिफिक चीजें अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करती हैं। डिपेंड नहीं करती मतलब कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। अरे इतना तो जियो ने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक चीजें कैसी हैं? इंटेंसिव, और इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड, और जो डिपेंड ही नहीं करती है अमाउंट पे उसको जोड़ोगे कैसे? तो उसमें एडिटिव रूल लगाओगे कैसे? तो इंटेंसिव चीजों पे एडिटिव रूल नहीं लगता, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इंटेंसिव है तो वो एडिटिव रूल फॉलो नहीं करेगा। तो जिसे आप जोड़ रहे हैं वो क्या है? वो ओवरऑल कंडक्टेंस है। कितने लोग ये बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा मुद्दा है, क्योंकि नहीं तो सीढ़ियों पूछने आते हैं लोग, क्या लिफ्ट में बताओगे? अब देखिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, देखिए हट यहां से रहा, चमक हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी। अब देखिए, तो अब अगला कार्यक्रम मेरा क्या है? फॉर्मूला निकालना। क्या करना? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बताइए? ये वाला। ये फॉर्मूला डिराइव करना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये फॉर्मूला डिराइव करने के दो रास्ते हैं, एक टेक्निकल रास्ता जो किताबें नहीं लिखती, और एक दूसरा पैदल रास्ता जो 99% लोग किताबों से फॉलो करके प्रदान करते हैं। आपको मैं दोनों रास्ते बता देता हूं। एक तो मैं बता चुका हूं पहले पिछली क्लास में, अगर आप सुन पाए हो ध्यान से। दूसरा बता देता हूं पहले तो। दूसरा वाला क्या है? मान लीजिए आपने गिवन सॉल्यूशन लिया। जब मैं शब्द बोलता हूं गिवन सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब समझाया था मैंने? गिवन सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, दिया गया सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है। कोई भी होने का मतलब, अगर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसकी मोलैरिटी कुछ भी हो सकती है। बताइए, मोलैरिटी तो बदलती रहेगी ना। मोलैरिटी ऑफ एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको मान लेते हैं इन जनरल कितना? एम मोलर। एम की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी। तभी तो गिवन गिवन बोल रहे हो ना। सॉल्यूशन गाढ़े भी होते हैं, सॉल्यूशन पतले भी होते हैं। अगर किसी ने 0.1 मोलर ले लिया तो अलग मोलैरिटी है, 0.2 ले लिया तो गाढ़ी है। तो गिवन सॉल्यूशन का मतलब ये। बताइए इस लाइन से आप क्या समझते हैं? मोलैरिटी अगर एम है तो 1 लीटर का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेता हूं तो कितने मोल है फिर? एम मोल। किसके एम मोल? इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? सॉल्यूट, है ना? यही तो सॉल्यूट है ना। तो बताइए, एम मोल को कंटेन कराने के लिए आपको कितना लेना पड़ता है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो एम मोल को कंटेन करने के लिए आपको 1000 ml लेना पड़ता है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? वॉल्यूम पे या मोल पे? मोल पे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं इससे तय होता है कि आपका फोकस किस पे होना चाहिए। आप ढूंढ क्या रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं इधर फोकस करूं या उधर फोकस करूं? इधर। इधर क्या ढूंढूं? कल को अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कराता तो उसको कंटेन कराने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ता? कितना लेना पड़ता बताइए? एम के लिए 1000, तो एक के लिए कितना? 1000 बाई इतने क्या? ml, लीटर, ml। ml चल रहा है ना, तो ml
ये लो भाई। अब ध्यान दीजिए, क्या मैं इतना ढूंढने के बाद एक काम की बात मिल गई मेरे को? क्या मिल गई? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करने के लिए मुझे इतने ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लेने पड़ते हैं। तो अब मेरे को मिल गया वो वॉल्यूम, यही है वो गिवन सॉल्यूशन जो मुझे लेना पड़ेगा ये कंटेन कराने के लिए। अब जरा बताइए, यहां पे जो एन क्यूब आप बार बार लिख रहे थे, है ना, एन क्यूब, एन की जगह क्या मैं वी लिख सकता हूं क्या? भाई एन की जगह एन को क्या कुछ भी लिख सकता हूं ना, एन का मतलब एक्स भी लिख सकते हो। एन क्या है? एन नंबर ही तो है ना। एन किस चीज का नंबर है? क्यूब का। एक एक एमएल के कितने क्यूब, तो एन की जगह आप 5 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखो। तो मान लीजिए एन की जगह मैंने लिख दिया कितना, वी क्यूब। कितना लिख दिया? वी क्यूब। संख्या ही तो है। मान लीजिए एन को मैंने क्या बोल दिया, वी क्यूब। तो बताइए मेरा फिर मोलर कंडक्टेंस का आंसर कितना हो गया? बताइए। पहले कितना चला था, कप्पा इंटू एन। अब एन की जगह कौन आ गया? नया नाम दे दिया मैंने, एन को डिफाइन कर दिया मैंने, क्या? वी। अच्छा वी फिर क्या चीज है, कोई पूछे वी क्या चीज है फिर? वी वो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। इतना काफी है क्या? इतना काफी है? नहीं नहीं नहीं, एक और चीज है। क्या बोला मैंने? वी वो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, और हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml होना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है ना फिर। अरे ठीक है, तो क्या दो बातें बोलूंगा मैं? वी वो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जिनके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, और हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? एक ml। बराबर। अब बताइए, क्या ऐसे वी को मैं क्या वी मोलर भी लिख सकता हूं? वी मोलर का क्या मतलब है? वी मोलर का मतलब हो गया मोलर वॉल्यूम, इसी को मैंने क्या बोल दिया? मोलर वॉल्यूम। अब वी मोलर को मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखिए वी मोलर का मतलब हो गया मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या चीज होती है भाई? वी है। देखिए वी मोलर कुछ नया नहीं है, नाम बदलता जा रहा है बस। देखिए इसी का मतलब क्या है, वी, और इसी का मतलब क्या है, एन। बराबर। और एन क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स, एक एक एमएल के। कोई आता तो देखते क्या बे ऐसा तुम लोग? क्या ढूंढते हो उसकी आंखों में? इधर आदमी पढ़ा रहा है, भाई को है उसको देख रहे हैं कि क्या कर रखा है, कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? वे भगवान से डरो। गजब मामला है भाई साहब। अब देखिए, उसको बैठा के आते हैं पूरा, और मजे की बात पुरुष है। ये अगला कॉन्सेप्ट है। क्या चल क्या रहा है भाई? इधर आइए। तो देखिए यहां पे क्या है, वी मोलर क्या है, संभालिए अपने आप को। मोलर वॉल्यूम। वीएम क्या है मेरे दोस्त? मोलर वॉल्यूम। को पूछे मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करिए। नहीं नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज फोकस। देखिए मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है किसका? इसको मोलर वॉल्यूम क्यों बोला मैंने? क्योंकि वॉल्यूम है किसका? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। किसका है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। विच कंटेन, कंडीशन क्या है उसके साथ, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं हर क्यूब के अंदर एक एक ml वॉल्यूम कंटेन करता हूं, तो बताइए ऐसे एन क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? एन ml। एन क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वी क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वी ml। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वी ml। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वी मोलर ml। अरे ठीक है क्या? इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि ये मोलर वॉल्यूम है। बराबर। तो ये किस चीज का वॉल्यूम बताइए? सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन का? जिसके अंदर आप कंटेन कर रहे हैं कितना? अगर मैं ये वी मोलर ढूंढ लूं और उसको यहां पुट कर दूं, तो क्या मेरे को फॉर्मूला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बस मैंने ढूंढ लिया, देखिए यही तो है। देखिए ढूंढ लिया ना, यही तो है, देखो वो आ गया। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन ml। देखिए विच कंटेन, यही तो है। तो क्या मैंने वी मोलर को ढूंढ लिया? और जैसे बताइए मैंने वी मोलर को ढूंढ लिया, तो यही वी मोलर है। और अगर आपको वी मोलर मिल गया 1000/m, क्या दोनों बातों को मिलाने का वक्त आ गया है? बताइए इसकी यूनिट क्या है वी मोलर की? 1000/m की यूनिट क्या है? ml। आगे क्या लिखेंगे? पर मोल। पर मोल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा वॉल्यूम नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। 1 मोल कंटेन कराता है ये, तो पर मोल पे डिफाइन है। अरे ठीक है क्या? तभी तो इसका नाम क्या है, मोलर वॉल्यूम। बराबर। तो क्या इसको उठा के पुट कर दें पीछे?
कहां पे कौन इंतजार कर रहा है इसका? ये यहां जैसे आप पुट करेंगे, दोनों बातों को मिला दीजिए, दोनों बातों को आगे ले आइए। पहला वर्जन मैंने पीछे से क्या निकाला बताओ? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी मोलर। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट ढूंढा मैंने? वी मोलर इज इक्वल टू 1000 अपॉन एम। इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, बताइए आंसर कितना आ रहा है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। क्या यही फॉर्मूला आया था? ये फॉर्मूला निकालने का वो तरीका है जो सारी किताबें लिखती हैं और सब लोग पढ़ाते हैं, बराबर, मैं भी। लेकिन एक जो दूसरा तरीका है वो कोई नहीं पढ़ाता, और वो तरीका ज्यादा लॉजिकल है। बताइए दूसरा तरीका क्या है? मैं कोई फॉर्मूला लगाए बिना क्या साबित कर सकता हूं? देखिए यहीं पे बैठे बैठे मैं फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, इसी फॉर्मूले को चेक करके आपको बता दूंगा कि ठीक है कि गलत है। देखिए कैसे। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इस कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको? एन क्यूब। एन क्यूब में कितना वॉल्यूम? एन एम एल। वॉल्यूम कितना? एन एम एल। अरे 1 + 1 + 1 कितने एम एल हुआ? एन एम एल। कितने मोल मिले? 1 मोल। तो एन एम एल में कितने मोल मिलते हैं? 1 मोल। तो 1 ml में कितना मिलता है? 1/n मोल। सही बात है। 1 ml में अगर 1/n मोल है तो बताइए 1000 ml में कितना? 1000 ml में कितना? 1000/n। अरे ठीक है। 1000 ml का मतलब क्या होता है? 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने मोल? 1000/n। तो क्या यही मोलैरिटी हो गई? 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही तो। और अगर ये मोलैरिटी है उसको उठा करके जरा यहां पुट कर लीजिए, कितना? 1000/n। 1000 कट गया, आंसर कितना आया? कप्पा इंटू, वही तो लिखा है ऊपर, वही तो मोलर कंडक्टेंस। खत्म मामला। तो बताइए मैंने पहले कैसे बोल दिया? मैंने कहा कि अगर इन सारे रूम में मिला करके कितने मोल मिलते हैं मेरे को? 1 मोल। तो इसके अंदर जितना कंडक्टेंस है वही क्या है? मोलर कंडक्टेंस। तो यही तो आंसर है ना मेरा मोलर कंडक्टेंस का, लॉजिकली। और मैंने साबित भी कर दिया इस फॉर्मूले से। कैसे? एम की वैल्यू कितनी है? 1000 अपॉन स्मॉल एन। और 1000 कटेगा, आंसर क्या बचेगा? 1000 कट गया यहां से तो एन ऊपर आ जाएगा, यही तो आंसर है। चेक करिए। तो क्या ये फॉर्मूला और ये बात क्या सेम है? खत्म हो गया। कोई डेरिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है। कीजिए। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, जो पसंद आ जाए रख लीजिए, नोट सब कर लें। आपको सस्ता पसंद आता है सस्ता रखिए, जैसा भी पसंद है। देखिए सबके लिए सब कुछ नहीं बना है, इस बात को समझना होगा। इसी में संतुष्टि है। करनी चाहिए। कीजिए। सब ठीक है? क्या कहते हो? सही है। सब ठीक हो जाएगा। तो कोई पूछे भाई साहब ये क्या निकालते हो ये, तो क्या बोलोगे? ये क्यूब की संख्या है, एन की वैल्यू है ये। कितनी? 1000 अपॉन मोलैरिटी। इतने ही क्यूब लेने पड़ेंगे आपको। चले। तो स्मॉल एन कितने क्यूब लेने पड़ेंगे ढूंढ लिया मैंने, उसी को मैंने वी बोल दिया। स्मॉल एन को ही, स्मॉल एन को वी बोलो चाहे वी मोलर बोलो, नाम ही तो है। जैसे अपना नाम वाले, आप कोई पूछता नहीं, अपना नाम राजा रख लीजिए। आप पैसे नहीं आपके पास, कर राजा हूं मैं।
मेरा एक दोस्त था, उसको कोई पूछता नहीं था तो उसने अपना नाम आवश्यक रख लिया। हो गया जरूरी। चलें भाई। सवाल, एक सवाल लिखिए, इसके बाद वाला नोट कर ले। अगली स्लाइड में हम क्या ढूंढने के लिए आगे गए हैं? क्या ढूंढने के लिए? वी मोलर। क्या ढूंढने के लिए? कि वी मोलर है कितना, मोलर वॉल्यूम कितना है, वो ढूंढ रहे हैं। वो मिल गया, वो आंसर है, बस यहां लगा दीजिए उसको। कॉन्सेप्ट देखिए ये है, बाकी आगे तो कैलकुलेशन है। पहले कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि ढूंढ क्या रहे हैं एग्जैक्टली। सारा फोकस मेरा किस पे है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट पे। उसको ढूंढने के लिए मेरे को जितना भी वॉल्यूम लेना पड़ जाए मैं ले लूंगा। हो सकता है वो 3 ml हो सकता है वो 4 ml हो सकता है वो 10 ml हो सकता है वो 100 ml हो, जितना भी पड़े ढूंढेंगे। चलो भाई, ये खींचो। ये देखिए कैलकुलेशन किया है किसका हम लोगों ने? वी मोलर का। सिंपल लॉजिक है। 1 लीटर में m मोल है तो 1000 ml में m मोल है, तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना लेना पड़ेगा वॉल्यूम वो निकाल लें, वही है। कोई पूछे ये क्या चीज निकाली आपने, तो आप बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। इसके कितने नाम है? बहुत सारे। देखिए ये क्या है? वी मोलर है। यही क्या है? मोलर वॉल्यूम है। यही क्या है? ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट है। और क्या है ये उन क्यूब की संख्या है। ये उन क्यूब की संख्या है जो आप पीछे काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 n। उन क्यूब की संख्या है जिसमें हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है, उनकी संख्या है। बराबर। जैसे मान लो कि आपसे पूछे कि मोलैरिटी 1 मोलर है। क्या बोला मैंने? मोलैरिटी 1 मोलर, बताइए कितने क्यूब पीछे लिए होंगे? 1000। लॉजिक, ml तो फिक्स है ना। हर क्यूब का वॉल्यूम कितना, कॉन्सेप्ट समझिए। हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। अगर मैं कह दूं मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर, कितने क्यूब पीछे लिया आपने? 1000। लॉजिक है। तो एक क्यूब की संख्या ढूंढ रहा हूं मैं। अगर मैं कह दूं मोलैरिटी 2 मोलर है तो कितने क्यूब पीछे लिए होंगे मैंने? 500 क्यूब। मैच कर रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? मोलैरिटी 2 मोलर तो यहां पुट कर दोगे ना, 2 1000/2 कितने क्यूब? 500 क्यूब। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको दिखने लगे तो आप क्यूब गिनना सीख गए। और जितने क्यूब उसी के सामने क्या लगा दो, ml, वही वॉल्यूम है, क्योंकि हर क्यूब 1 ml का है। सवाल लिखिए। हो गया ये भी खींचो। इसमें बस ये वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर। पीडीएफ अपलोड किया क्या कोई? कोई नहीं आया? आया था। सवाल नोट करिए।
ml के आगे पर मोल भी लगा सकते हो क्योंकि मोलर वॉल्यूम। कॉफी लेंगे इस तरह से? नहीं नहीं, सही है। बताओ भैया, आ जाएगा? देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, बिल्कुल मामला पैदल चलता है। तो वी मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? 1000/m। फॉर्मूला लगा लो। बताओ m की वैल्यू कितनी लगाओगे? 0 पॉइंट दी हुई है क्वेश्चन में। 10,000 आंसर है। यूनिट बताइए। ml पर मोल। खत्म है। लॉजिकल व्यक्ति होगा तो वो पेन भी नहीं चलाएगा इस सवाल में। देखिए कैसे करेगा, कस के देखेगा किसको? 0.1 को। देख रहे हैं? कस के देख लेते हैं। 1 लीटर में 0.1 मोल है। क्या बोलेगा? बहुत ज्यादा एक लाइन छोटी सी लिख लीजिए, अगर आपको इतना नहीं चलता तो। 1 लीटर में कितने मोल है? ठीक है, मैं ढूंढ किसको रहा हूं? 1 मोल को। अरे ठीक है क्या? तो क्या बताइए, इधर भी इंटू 10 कर लूं तो 1 हो गया। तो जो इधर मल्टीप्लाई होगा भाई, देखो वो आ गया। चेक करिए। उधर क्या बन गया? उधर 1 मोल। तो इधर जो बना वो क्या है? 10 लीटर। कह रहे हैं आंसर कहां है? 10 लीटर ही 10,000 ml होता है। ओ आई सी। कईयों को अब समझ में है। आया था क्या? खत्म है। कोई फॉर्मूला नहीं, लॉजिक है। देखिए लॉजिक से कर रहा हूं बिल्कुल। कल को मेरे को तुम 0.01 पे छोड़ के आओगे तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 100 मल्टीप्लाई कर लूंगा। सिंपल। मेरे को 1 मोल भी पहुंचना है कुल मिला के। जो मल्टीप्लाई करना पड़े करिए, रेशियो ही तो है। जो उधर करेंगे भाई, इधर 10 तो इधर भी 10। खत्म। उधर 100 तो इधर भी 100। कोई फॉर्मूला नहीं। यूनिट्स पे आइए। लेकिन ये सब तब खेल ही जाओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या ढूंढ रहे हैं एग्जैक्टली, क्या लॉजिक है। नहीं तो फॉर्मूला तो है ही है। दीदी भैया टाइप। चलिए आगे बढ़े। यूनिट्स पे आइए। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई? सबकी यूनिट अभी तक निपटा लेते हैं, या एक और काम कर लेते हैं, एक और चीज खत्म कर लेते हैं, फिर सबकी यूनिट एक साथ खेलते हैं। हेड नली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, फिर सबकी यूनिट एक साथ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है भाई? परिभाषा लिखो। अब अगर आप मोलर समझ गए तो मोलर के हिसाब से आप इक्विवेलेंट भी जज कर सकते हैं। अंतर सिर्फ कितना होगा? वहां पे आप 1 मोल ढूंढ रहे थे, यहां आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? इक्विवेलेंट। लिखिए परिभाषा। It is the conductance produced by, it is the conductance produced by all ions, it is the conductance produced by all ions given by 1 gram equivalent, given by 1 gram equivalent of an electrolyte, given by 1 gram equivalent, इसको अंडरलाइन करिए, of an electrolyte, comma, present in a given solution, present in a given solution। पढ़िए, दोनों में क्या अंतर लगा आपको पिछले वाले में और इसमें? उसमें आप 1 मोल ढूंढ रहे थे, इस बार आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढ रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसा ढूंढने के लिए मैं सीधे जनरलाइज कर लेता हूं। कभी मेरे को 1 क्यूब लगेगा, कभी 2 लगेंगे। मान लो मेरे को जनरलाइज करना है सीधा डायरेक्ट, तो कितने क्यूब लग गए मेरे को? n क्यूब। जनरलाइज कर लेते हैं डायरेक्ट, कर चुके हैं एक बार पूरा। तो मान लीजिए ढूंढने के लिए मुझे लगे कितने क्यूब? n क्यूब। और जब मैंने n क्यूब, जिसमें सबका वॉल्यूम कितने कितने ml है? 1 1 ml। ऐसे n क्यूब जब मैं ढूंढता हूं
तो मुझे इसके अंदर का जो नेट कंडक्टेंस मिलता है ना, और इन एन क्यूब में क्या प्रेजेंट है, इन एन क्यूब में क्या प्रेजेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। अगर, कंडीशनल बात है, हो भी सकता हो भाई, एन की किसी संख्या पे तो ऐसा हुआ ही होगा ना, एन की किसी संख्या पे तो ऐसा हुआ ही होगा। तो मान लेते हैं कोई होगी संख्या एन, इसीलिए तो जनरल लिखा हुआ है हमने। तो मान लेते हैं इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको इलेक्ट्रोलाइट मिला, तो इन सारे क्यूब का मिला करके जो कंडक्टेंस है वही आंसर है मेरा फिर, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की परिभाषा क्या लिखी है आपने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाला जितना नेट कंडक्टेंस होता है वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। तो जो तीर के उस पार आने वाला है वही मेरा आंसर है। तो बताइए तीर के उस पार ओवरऑल कंडक्टेंस ढूंढ लो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एक क्यूब के अंदर कितना कंडक्टेंस है, कप्पा, तो कप्पा प्लस कप्पा कितनी बार, तो इस बार भी क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू, लेकिन इस बार जो एन है वो थोड़ा सा अलग है पिछली बार से। इस बार एन वो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जिनमें हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है, और उन एन क्यूब में मिला के 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। हेलो, पिछली बार इस बार में अंतर बताओ। पिछली बार भी आप कह रहे थे वो एन नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, क्यूब की संख्या है एन, जिनके अंदर हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है, लेकिन उन एन क्यूब में मिला करके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। इस बार डेफिनेशन थोड़ी सी हल्की सी बदल गई बस। इस बार भी एन क्यूब्स लिए मैंने, हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है, और इन एन क्यूब में मिला करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, और उनका नेट कंडक्टेंस जो आएगा वही मेरा आंसर है। क्या जो आंसर आने वाला वो यही है, ये यही कौन, इक्विवेलेंट, डेफिनेशन के अनुसार। अब मेरा मकसद सिर्फ क्या है, एन ढूंढना। क्या मकसद है, एन ढूंढ लें, काम खत्म हो जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब लग रहे हैं इस काम में, ढूंढिए। अच्छा बताइए, इसको डिफाइन कर लेते हैं एन को जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू है कप्पा इंटू एन, सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि एन को मैं नया नाम दे दूं कुछ, कह दूं एन पसंद नहीं मेरे को, मैं वी बोलता हूं, इसको चलेगा, नाम है, नाम में क्या रखा है वही चीज, और वी की जगह मैंने लिख दिया वी इक्विवेलेंट, तब भी वही चीज है। बताइए वी इक्विवेलेंट अगर मैं एन की जगह बोल देता हूं तब भी कहानी तो वही है ना, निकाल तो मैं एन ही रहा हूं, बस नाम चेंज कर रहा हूं। वी इक्विवेलेंट क्या चीज है बताइए यहां पे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्यों बोला, पिछली बार मोलर वॉल्यूम बोला था, इस बार क्या बोला, किसका वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है। तो लैंग्वेज सही रखिए, लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन इट, सही बात है। तो ये है लॉजिक। अब ये मेरे को ढूंढ लेना, अगर ये मैंने ढूंढ लिया तो बताइए मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी, इसके मिलने का मतलब इसकी, और इसके मिलने का मतलब एन की, क्यूब की संख्या मिल गई, पुट करेंगे आंसर आएगा, खत्म हो गया, यही लॉजिक है। पिछली बार भी यही क्यूब ढूंढ रहे थे, इस बार भी यही क्यूब ढूंढ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, पिछली बार उन एन क्यूब में 1 मोल था, इस बार इन एन क्यूब में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इतना सा अंतर है बस। तो पिछली बार मेरे को वॉल्यूम को कनेक्ट करना था मोल से, इस बार मेरे को वॉल्यूम को कनेक्ट करना है किससे, ग्राम इक्विवेलेंट से। पिछली बार मैंने मोलैरिटी का सहारा लिया था, इस बार मैं नॉर्मेलिटी का लूंगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी में दो चीजें कनेक्ट होती हैं, कौन कौन सी, ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम। मोलैरिटी में दो चीजें कनेक्ट होती थी, मोल और वॉल्यूम, इसलिए पिछली बार मोलैरिटी, इस बार नॉर्मेलिटी, यही लॉजिक है। इसीलिए मैं जो सॉल्यूशन ढूंढता हूं, मान लेते हैं कि गिवन सॉल्यूशन है मेरे पास कोई, आपको गिवन सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, गिवन सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन गाढ़ा भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि आपको 2 क्यूब के अंदर ही, सिर्फ 2 क्यूब के अंदर ही ये मिल जाए, सॉल्यूशन गाढ़ा है। हो सकता है आपको 3 क्यूब लग जाए, सॉल्यूशन पतला है। हो सकता है आपको 50 क्यूब लग जाए और पतला है, यही तो गिवन सॉल्यूशन है। तो लैंग्वेज में जो लिखा जाता है बार 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 बार, क्या पूछिए, गिवन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो लोग कहते हैं तो डेफिनेशन है, लिखते हैं, किताबें हैं, मतलब समझ रहे हैं, हर बात का मतलब होता है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए गिवन सॉल्यूशन अगर आपने लिया तो मान लें आप एक दिया हुआ सॉल्यूशन लेते हैं, और उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको प्रश्न में दी जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और वो कितनी दी जाएगी, कुछ वैल्यू दे देगा उसकी, एन नॉर्मल।
बताइए, अगर ये नॉर्मेलिटी है तो इसका मतलब बताओ। 1 लीटर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेता हूं तो उसके अंदर क्या, एन, क्या ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंट होंगे। सही बात है, यही नॉर्मेलिटी का मतलब है, डेफिनेशन उसकी। 1 लीटर की जगह आप 1000 ml भी लिख सकते हैं, सेम बात है। अब बताइए क्या ढूंढना है, आपका मकसद क्या है ढूंढना है, वॉल्यूम पे फोकस करें या मोल पे फोकस करें या ग्राम इक्विवेलेंट पे फोकस करें। तो इस पे फोकस करें, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट पे फोकस करना है मेरे को। तो फोकस किया मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे, तो मेरे को पता चला कि एन के लिए अगर इतना चाहिए तो एक के लिए 1000 बाई इतना चाहिए, इतने ml। यूनिट ml है, ध्यान दीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी आगे काम आएगी ये बात। फॉर्मूले में 1000 क्यों आया, कोई पूछे फॉर्मूले में बार बार 1000 क्यों आया, क्योंकि मैं लीटर को ml में कन्वर्ट कर रहा था, समझ रहे हैं। इसलिए आगे चल के जब आप आंसर लिखते हैं बार बार तो वहां ml आना चाहिए। कल को लीटर भी आएगा, प्रश्न जब आएगा तो वहां पे यूनिट चेंज भी हो सकती है, उस पर चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन 1000 क्यों आया उसका रीजन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये लीजिए भी। अब बताइए जरा, अगर आपसे मैं कहता हूं कि मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करा ले गया और कंटेन कराने के लिए मुझे इतना वॉल्यूम मांगता है, तो मेरे को इतने ही तो क्यूब लेने पड़ेंगे जिसमें हर क्यूब 1 ml का है। अगर हर क्यूब 1 ml का है तो इतने ही तो यही क्या है, यही नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जो आप छोटा एन ढूंढ रहे थे, यही वी है और यही वी इक्विवेलेंट है, नाम ही तो है। तो बताइए, पीछे आप 3 बातें पकड़ रहे थे, एक कह रहे थे ये ढूंढो या फिर ये ढूंढो या फिर ये ढूंढो या फिर ये ढूंढो, सब एक ही तो है। और क्या मैंने ढूंढ लिया। बताइए वैल्यू कितनी आ रही है फिर 1000/n, पुट कर दो भैया। तो जैसे मैंने आपको ढूंढ लिया और आंसर मिला वी इक्विवेलेंट का 1000/n। यूनिट बताओ, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। तो दोनों ही सही है, कभी कभी आपको सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, कभी आपको ml मिलेगा, सब एक ही बात है। और नीचे क्या लेंगे, पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये आंसर। बताइए, एक फॉर्मूला ये आ गया और एक वर्जन ये तैयार बैठा है कि मेरे को तो बस वैल्यू ला के दो। देखिए ये वाला, उठा लो इसको, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी इक्विवेलेंट। वैल्यू पुट करने की देरी है बस, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ रहा है कप्पा इंटू 1000 नॉर्मेलिटी। चेक करिए, तो ये हुआ है, फॉर्मूला हुआ है। तो एक तो ये याद कर लीजिए, स्टार बना लीजिए ऐसे। और अगर आप लॉजिकल व्यक्ति तो ये भी करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं, और ये भी करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं, यही खत्म था, यही खत्म था। कर साबित करूं, कह रहे क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, पीछे इतनी मेहनत करके क्या फॉर्मूला लेकर के आए, ये लेके आते हो ना, मैं यही ये फॉर्मूला साबित कर दूंगा। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला, कितने क्यूब लिया आपने, एन क्यूब, हर क्यूब का वॉल्यूम, तो सारे क्यूब का मिला के वॉल्यूम n ml। n ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले, एक, तो n ml में एक मिलते हैं, तो 1 ml में 1/n। तो बताइए इस कंटेनर के अंदर 1 ml है, तो क्या 1/n ग्राम इक्विवेलेंट मिले होंगे, सही बात है, लिख सकते हैं। तो बस खत्म हो गया। बताइए इसका वॉल्यूम था 1 ml, 1 ml में क्या मिलता है आपको, 1/n ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1000 ml में क्या मिलेगा इंटू 1000 कर दो, बराबर। 1000 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर में क्या मिला, 1000/n ग्राम इक्विवेलेंट, वही तो नॉर्मेलिटी है। और ठीक है, 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलते हैं वही तो नॉर्मेलिटी, इतनी आ गई, पुट कर दो यहाँ, कितनी, 1000/n, जैसे 1000/n पुट करोगे यहाँ पुट कर दो 1000/n, 1000 कट लिया, आंसर कितना, किसका, यही तो प्रूव कर रहे थे, सामने लिखा है, तो प्रूव करने की जरूरत कहाँ है, सामने तो लिखा हुआ है। तो क्या ये बात मैं पहले से जानता था यही होने वाला है, खत्म है, कीजिए। तो तरीके हैं, कॉन्सेप्चुअल व्यक्ति होगा तो यही खत्म कर देगा बात, ठीक है, हो गई बात खत्म। n ml में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ml में 1/n, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म हो गया।
नॉर्मेलिटी पे आ जाइए। तो ये दूसरा तरीका समझ में आया, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये 1000 है भैया, है ना? 100 ना लिख लेना इसको, बुद्धिजीवी बहुत बैठे होंगे। इधर भी 1000, तो इधर भी 1000। रेशियो तो खेलने देखिए, कोई मुझे क्या खेलना है रेशियो? कैसे? 1 ml में फंसता है कितना? 1/n ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1000 से मल्टीप्लाई, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 ml में इतना फंसा, यही तो नॉर्मेलिटी है। और यही नॉर्मेलिटी है, उसको उठाओ वहां पुट कर दो। आंसर आया कितना? कप्पा इंटू स्मॉल एन, वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। देखिए जैसे आप इसको यहां पुट करते हैं, आंसर आता है ये, और ये तो मैंने पहले ही कहा था यही आएगा आंसर, ये तो पहले ही पता था ना हमको। तो क्या बातें एक ही हैं? चले। वहां तक भी कोई पढ़ा के चला गया? तो खिड़की के बाहर लटक लटक पढ़ा रहे बदल गए। कहने नॉर्मल रिएक्शन समझाऊं क्या? पीछे तो ठीक है, वहां तक कैसे पहुंच? कुछ दिन में सुनो नीचे यहां बैठ के पढ़ाऊंगा ऐसे, तुम लोग ऐसे ऊपर से देखो। नहीं, कहने बहुत मेहनती है। हो गया इसका ना। आइए, मेरे को बोलना पड़ता है, मैं पैसे दिए आपने, तो आप लिखते रहा करिए सुनने के साथ। आइए अब यूनिट पे। कितने प्रकार की चीजें पढ़ ली आपने? 6। कौन कौन सी बताओ? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, और रो कप्पा, मोलर इक्विवेलेंट, सबकी यूनिट एक साथ। थोड़ा जल्दी नोट करें।
मान लो नॉर्मेलिटी 1 है तो कितने क्यूब लिए होंगे पीछे? नॉर्मेलिटी अगर 1 डाल दें यहाँ, कितने क्यूब है? 1000 क्यूब। एक एक ml के 1000 क्यूब, तभी तो वॉल्यूम बना 1000 ml। और वी इक्विवेलेंट कितना आएगा फिर? 1000 ml। समझ रहे हैं? तो यही वी इक्विवेलेंट है। तो अगर आप जो पूछे भाई साहब वी इक्विवेलेंट निकालना है, तो लॉजिक से चलिए ना, नॉर्मेलिटी आपको दी यहाँ पुट कर दीजिए। अगर आपको सीधे चाहिए तो ऐसे कर लीजिए, और लॉजिकल है तो पीछे भी एक तरीका बताया था मैंने। अगर n 2 है तो 500 ml। 500 ml का मतलब पीछे कितने क्यूब लिए होंगे? 500। क्या मिला होगा उन 500 क्यूब में मिला के? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। लॉजिक क्लियर? चलें, खींचिए। और मान लीजिए आपके तेज दिमाग में कुछ नहीं घुसता, तो फिर तो आखिरी क्या है? बॉक्स और हाइलाइटर और फॉर्मूला। चलिए भाई, खींचा जाए आगे। यूनिट पे आइए। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? कितने? पहले रेजिस्टेंस से शुरू करो, आर से। बताओ इसकी यूनिट क्या होगी भाई? ओम। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R। ओम इनवर्स, MHO भी बोलते हैं इसको, साइमंस, कैपिटल एस। आइए अगले पे आइए, फटाफट आके बढ़िए, बिना बकवास किए। टाइम नहीं है अपने पास। रो कप्पा। रो कप्पा में आइए, क्या करेंगे? R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। आर क्या चल रहा है? ओम। एल किस में आएगा? सेंटीमीटर। और ए किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट लेगा, सेंटीमीटर उधर चला जाएगा, तो रो क्या आ रहा है बताओ? ओम पावर 1 +1 और सेंटीमीटर +1। इसका उल्टा कर दें तो कप्पा आ जाएगा। तो कप्पा इसका रेसिप्रोकल है, तो कप्पा हो गया 1/रो। तो इसको लिख दो ओम -1 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा तरीका MHO, और तीसरा तरीका साइमन। ठीक है, अब आ जाइए मूलर पे और इक्विवेलेंट पे। सब ठीक है? चलें अगला, मोलर कंडक्टेंस। आसान बातें तो जल्दी नोट करिए सब, इसमें इतना टाइम लगाएंगे तो अभी आगे कठिन बातें बची हुई हैं। यूनिटी खेलने में नोट जल्दी कर लो गाइस। 2 पेन क्यों चेंज कर रहे हो ऐसे ऐसे? उससे क्या हो जाएगा? उससे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा तुम्हारे। हमें करने दो, हमारा काम है। तुम फटाफट नोट करो। आइए देखें, अगला है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है भाई? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, या फिर कप्पा इंटू वी मोलर। यूनिट बताओ, कप्पा की यूनिट क्या बताई पीछे? ये वाली उठा लो, बगल में बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। आगे पर मोल, मोलर वॉल्यूम है ना ये, तो पर मोल मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कटेगा 1 सेंटीमीटर, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गई मोलर कंडक्टेंस की। ध्यान रखिए, यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ 1000 इसलिए आया है क्योंकि फॉर्मूले में, क्योंकि मैंने ml में कन्वर्ट करा है, सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है। कल को मैं मीटर क्यूब में भी आ सकता हूँ, तो सवाल लगाएंगे भी।
इक्विवेलेंट पे आइए। इक्विवेलेंट में फॉर्मूला कप्पा 1000 नॉर्मेलिटी या फिर कप्पा वी इक्विवेलेंट। यूनिट पे आओ। ये किस में चल रहा है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी बताओ। सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट। मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ रही है बताओ? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। खींचो भाई। फिर नली रिलेशन। किसमें रिलेशन? मोलर और इक्विवेलेंट में। बाकी में तो आ चुका है ना रिलेशन। अगला कार्यक्रम है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फॉर्मूला बताओ भी दोनों का। कप्पा 1000 m, दूसरे वाले का डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो मोलर अपॉन इक्विवेलेंट। कप्पा कप्पा कट लेगा, 1000 कट लेगा तो क्या बचा? 1 अपॉन मोलर, 1 अपॉन एन, एन बाई एम बराबर। मोलैरिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है भाई? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में अगर मोलैरिटी डिवाइड कर दे तो एन फैक्टर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है एन फैक्टर। किसकी वैल्यू आई है? मोलर अपॉन इक्विवेलेंट की। तो यहां से फाइनल रिलेशन आ गया, मोलर इज इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स ऑफ खींचो भाई। एन फैक्टर मेरे ख्याल से काफी चर्चा हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। मोल में हो चुकी है, अरे हुई है ना। इक्विवेलेंट वेट पे भी चर्चा। तो एन फैक्टर एसिड बताने की आवश्यकता तो मेरे ख्याल से है नहीं। एन रिडॉक्स में भी हुई होगी, मोल में तो मैंने की है, सॉल्यूशन में भी मैंने की है। अरे मोल सॉल्यूशन तो पढ़ाइए ना। तो मोल में बताइए एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या बताया था? जितने वो प्रोटॉन देता है, रिमूवेबल H प्लस, और बेस का OH। आयन का एन फैक्टर नहीं हुआ है, वो समझ लेते हैं। सॉल्ट का बता चुका हूं। सॉल्ट का एन फैक्टर बताओ। एक एंटिटी तोड़ेंगे, कैटायन पे जितना पॉजिटिव आएगा वो देख लीजिए, या फिर एनायन पे जितना नेगेटिव आएगा वो देख लीजिए। हो चुका है ऐसा मामला। ठीक है, इन डालिए एन फैक्टर ऑफ आयन। जो नहीं हुआ उस पर बात कर लेते हैं। एन फैक्टर ऑफ आयन। आयन का एन फैक्टर क्या होता है? एटम का ही बता चुके हैं। एटम का बताया था आपको मोल कॉन्सेप्ट में। वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, याद आया? जितने मोनोवेलेंट पकड़ पा रहा है वो। आयन का नहीं हुआ था, आयन का लिख लीजिए। बाकी सब रेफर टू प्रीवियस नोट्स। एन फैक्टर ऑफ आयन इज इक्वल टू क्या होता है भाई? चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अच्छा, एन फैक्टर हमेशा कैसा होता है, क्या बताया था आपको? पॉजिटिव। और किस पे देखते हैं? सिंगल एंटिटी पे। ये सब बातें भी हुई हैं, सब कॉपी में लिखा हुआ है। अब बताइए, जैसे आपसे कोई पूछता है कि Na प्लस का एन फैक्टर बता दो, ऑक्साइड का बता दो, सल्फेट का बता दो, फॉस्फेट का बता दो, तो क्या करेंगे? चार्ज देखेंगे, कितना चार्ज है इसके ऊपर।
1, इसके ऊपर -2 नहीं लिखेंगे, +2 3। क्लोराइड का पूछ ले तो -1 नहीं लिख देना, 1। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है था बताओ भाई? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये भी बातें हो चुकी हैं सब बहुत डिटेल में, बराबर। इक्विवेलेंट वेट कैसा होता है? पॉजिटिव। मोलर मास कैसा है? पॉजिटिव। तो एन फैक्टर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। किससे चाहिए? तो पीछे मूल कॉन्सेप्ट सही से अगर आपने पढ़ा है तो ये सब फायदे हैं उसके, टाइम बचता है। चले, तो मोलर और इक्विवेलेंट में रिलेशन जरा यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है सॉल्ट पे अप्लाई करके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कर लोगे पूर्ति? अरे हाँ, क्या भैया, सब ठीक है? संभालिए अपने आप को। बताओ भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे? बताओ क्या क्या आएगा? क्या आपने पढ़ा है एन फैक्टर का रिलेशन इनके बीच में? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट, बराबर। तो सब में क्या फिल करना है बस आपको? एन फैक्टर। बताइए एन फैक्टर इसका क्या सिखाया था? सीधे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, अगर डिफरेंट है या सेम बताया था। NaCl में तो सीधा ही ये 1 आएगा। बाकी में बताइए डिफरेंट है तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, जुगाड़ ही बता चुके हैं पहले सॉल्यूशन में। x इंटू वाई एक्स वाई। और जब कभी फंस जाए मामला तो ये भी बताया था कि अगर सेम है दोनों, जैसे CSO4 है ना, तो CSO4 में 1 1 सेम पिक करेंगे तो 1 है, 4 है। तो सल्फेट में 4 है क्या? तो 1 1। तो जब जब 1 1 हो, सेम सेम हो, x इक्वल टू वाई, थोड़ा सतर्क हो जाइए। क्या बताया था मैंने? ब्रेक कर लिया करिए। ब्रेक करके क्या करेंगे? Ca+2 और क्या करेंगे? SO4-2। इस पे कितना? 2 का। इस पे तो n फैक्टर 2, तो 1 नहीं है। इस बार ना मल्टीप्लाई कर देना 1 इंटू 1। कब तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब तक डिफरेंट है दोनों। कौन कौन? ये x और वो y डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करिए। अगर सेम है थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे CSO4 NaCl में मैच कर भी गया, देखिए इसमें नहीं भी गया, तो इसमें 1 इंटू 1 लग गया देखो, लेकिन इसमें गलत हो जाएगा। तो कब सतर्क होना है आपको? जब दोनों एक्स वाई सेम हो जाएं तब थोड़ा सतर्क, बाकी सब में सीधे मल्टीप्लाई करिए। चलिए, सबके सब खत्म हो गए, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लें फिर सवालों पे आइए। अभी तक आपने 6 बातें पढ़ ली हैं। 6 बातों में कंक्लूड करें। जैसे मान लें आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइट 1 है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट 2 है, दो हैं। मान लीजिए आप दोनों को बारी बारी से सेम सेल में भरते हैं। क्या बोला मैंने? दोनों को बारी बारी से सेम सेल में भरते हैं। सेम सेल में भरेंगे तो बताइए सेल कांस्टेंट क्या सेम लगाएंगे? तो L बाई ए सेम है। एक बार एक सेल लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 डाला, फिर खाली कर दिया, फिर उसमें बाद में इलेक्ट्रोलाइट 2 डाला। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दो एक्सपेरिमेंट है, दोनों में आपको वैल्यूज मिली। इसका रेजिस्टेंस R1 है और कंडक्टेंस ρ1 कप्पा 1। इसका मामला सब 2 2 है। आपको रिलेशन बताना चाह रहा हूं मैं। क्या रिलेशन बताएंगे बताइए? R1/R2 क्या हो जाएगा? R में और कंडक्टेंस में कैसा रिलेशन है?
उल्टा, अरे उल्टा है ना, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई, तो R1/R2 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे कंडक्टेंस में 2/1 आएगा। ठीक है, आर में और रो में क्या कनेक्शन देखिए, आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A, L/A कैसा है, सेम है, तो आर और रो में सेम रिलेशन, तो क्या लिखें बताओ, रो क्या 1/2 या 2/1, 1/2, समझ में आ रही बात। तो देखिए रेजिस्टेंस चाहे कैसे भी हो लेकिन रेशियो एक जैसा ही होता है, 1/2 1/2, समझ रहे हैं। तो चाहे किसी का कैसा भी रेजिस्टेंस हो, कैसा है वो जरूरी नहीं हमारा है ये जरूरी हो, समझ रहे हैं, वैसा वाला मामला है, रेजिस्टेंस है ये जरूरी है, कौन सा वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बताइए, अगर यहीं पे इसका कप्पा से देखें तो कप्पा से कैसा आएगा, उल्टा, कप्पा का रो से रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, तो बताइए यहाँ पे 1/2 या 2/1, 2/1। तो ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, देखिए ये दोनों कौन है, ये कंडक्टेंस, और ये दोनों कौन है, तो रेजिस्टेंस में सीधा चलेगा 1/2 1/2, कंडक्टेंस में कैसे चलेगा 2/1 2/1, क्योंकि अपोजिट है मामला। कीजिए, ये सब कब खेलना है आपको, जब सेल सेम हो, अगर सेल भी वो चेंज कर रहा है तो L/A भी परिवर्तित, मान ली उसका मन कर गया कि नहीं सेम सेल में नहीं खेलना मेरे को, तो उसकी बात मानिए, लेकिन करते नहीं इतना, तो सेम सेल ही चलता है। चले, 36 पेन है लोगों के पास, देखिए पूरे तीर लेकर गए हैं पेनों के, हाँ गर्दन मार दे आदमी मर जाए। या छात्र ने गुस्सा हो गया, टीचर की गर्दन में मारे पेन का गुच्छा, टीचर बेहोश। चले भाई, तो कंक्लूडेड बात क्या है, मेन बात दिमाग में क्या रखनी है, रेजिस्टेंस का सीधा सीधा, कंडक्टेंस का उसके साथ उल्टा उल्टा, चाहे वो कैसा भी कंडक्टेंस हो, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे वो ओवरऑल। ठीक, स्लाइड अपलोड कहाँ पे करिए, क्या पता है कुछ लोकेशन, 2 अपलोड कर दी 1 नहीं दी भाई ने, अच्छा क्या लगता है 15 पे क्या होगा, अरे खतरनाक हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लो, जल्दी से सवाल नोट करो, पहला काम सवाल नोट करो फुर्ती के साथ, खट 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 खट, जल्दी कीजिए फटाफट। क्या लगता है हो पाएगा, देखिए क्या कह रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, यानी क्या दिया उसने, कप्पा, किसका, 4 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, पी क्यू आर एस का, फिर कह रहा है पी का देखो ये आंसर है, क्यू का ये आंसर है, आर का ये है, एस का ये है, 4 लोग हैं और चारों का ये कप्पा दिया हुआ है, आपको बताना है कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस कौन दे रहा होगा, आर पूछा गया है, कप्पा दिया है, आर पूछा है। अब आप क्या करेंगे, कहेंगे कप्पा स्पेसिफिक होता है और आर तो ओवरऑल कंडक्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस है, तो ये सब चर्चा करेंगे या फिर सीधे समझ जाएंगे, क्या सीधे समझ जाएंगे, कहेंगे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस से हमेशा उल्टा ही होता है, देखिए रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस से हमेशा ही उल्टा होता है, चाहे वो ओवरऑल कंडक्टेंस हो चाहे वो, ये पॉइंट समझ में आया। तो अगर आपको रिलेशन देखना है कप्पा का जो कि एक कंडक्टेंस है और दूसरा कौन, रेजिस्टेंस का, तो उल्टा रिलेशन है ना दोनों के बीच में, बराबर, तो एक का मैक्सिमा दूसरे का खत्म हो गया, इसीलिए जानना जरूरी था। लोग यहाँ कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि यहाँ स्पेसिफिक दिया है तो कुछ और तो नहीं हो रहा है, कंडक्टेंस नहीं दिया है, क्या दिया है स्पेसिफिक, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई तब्दीली नहीं है, क्या बोलेंगे आप, R1/R2 जो होता है वो कप्पा 2/,
कप्पा 1 होता है, खत्म हो गया। आर का आपको क्या चाहिए, मैक्सिमा, तो इसका क्या ढूंढो, मिनिमा। कप्पा का मिनिमा ही रेजिस्टेंस का, बताइए मिनिमा चारों में ढूंढ लोगे। पावर देखो, -5, -8, -10, -3, ये सबसे कम है क्या? बाकी देखिए बगल में कोई सिग्निफिकेंट है नहीं, 5 7 से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। पावर में बहुत अंतर है, क्योंकि देखिए 5 के बाद सीधे 8, 8 के बाद सीधे 10, 10 के बाद सीधे 3, तो पावर से काम हो जाएगा केवल। ठीक है, कभी क्लोज मामला भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो बताइए इस बार मामला सीधे पावर से चेक करिए, क्या ये मिनिमा दिखा रहा है कप्पा का? और इसके पास अगर कप्पा का मिनिमा है तो इसी के पास रेजिस्टेंस का मैक्सिमा भी होगा। कौन है वो आदमी? आर। आर मतलब सी ऑप्शन। खींचिए। चले अगला। पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। चलें अगला। उसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना, क्या लिख रहे हो बैठ के? सवाल नोट करो। सवाल नोट कर लो जल्दी से, पहले पहला काम, सोचने की एक्टिंग उसके बाद। चलिए देखिए, लिखते लिखते देखिए। डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल का मतलब n/10। ठीक है, एक सॉल्ट कोई आपने भर दिया, ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम बिटवीन, ये बिटवीन है भैया ना, चैट वाला लिखा हुआ है। टाइपिस्ट काफी जो है प्रो चैटर मालूम देता है। तो BW लिखा है उसने। अब देखिए बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, और यहां पे देखिए क्या है, ये डिस्टेंस कितनी इलेक्ट्रोड के बीच की, तो ये क्या है, ये L है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना भैया, ये A है। और कुछ दिया नहीं तो मान के चलेंगे पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही डिप्ड है। दिया नहीं होता तो मान के चलेंगे पूरा पोर्शन डिप्ड है, क्योंकि हम जो एरिया लगाते हैं फॉर्मूले में वो डिप्ड पार्ट का लगाते हैं, और जब कुछ ना दिया हो तो मान के चलिए पूरा डिप्ड है। और ये क्या दिया है, रेजिस्टेंस कितना, 50 ओम। तो जानकारी आप लिख लिया करें पहले तो। रेजिस्टेंस आपको दिया 50 ओम, लेंथ आपको दिया 1.8 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मेलिटी है 1/10 नॉर्मल। इतनी जानकारी है, अब आपको जो कुछ बता सकते हैं सब बता डालिए। ठीक है, सब बता देते हैं, हालांकि उसने केवल एक ही चीज पूछी है। तो देखिए, सबसे पहले लगा दो R = ρ × L/A। आर की वैल्यू 50, रो L 1.8, एरिया कटेगा तो 3, 3×50 150। यूनिट आप पढ़ चुके हैं तो यूनिट में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है, लिख लेंगे। रो के बाद अब मान लीजिए रो पूछा गया तो रो तो आंसर आ गया, खत्म है सवाल यहीं पे। या कप्पा पूछा है, सवाल पढ़ लिया करो क्या पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कप्पा निकाल लो भाई। कप्पा = 1/ρ, 1/150, ये हो गया आंसर। यही पूछा गया, पढ़ लीजिए। बाकी आपको और कुछ निकालना है, जैसे कितनी चीजें टोटल हमारे पास होती हैं बताओ, बताने के लिए। आर, कंडक्टेंस, रो, कप्पा, मोलर, इक्विवेलेंट, टोटल कितनी चीजें हैं, 6। 6 में से एक चीज तो आपको प्रश्न में दी हुई है, बची कितनी, 5। क्या पांचों बता सकते हैं, पांचों निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अच्छा, कितने निकाल लिए अभी तक आपने? चलिए तीसरा निकालते हैं। 2 निकाल लिए, अब कितने बचे हैं भाई? रेजिस्टेंस तो दिया ही हुआ था, रो आपने निकाल लिया, कप्पा भी आपने निकाल लिया, जी आप सीधे निकाल सकते हैं, यहीं पे खत्म कर लें, 1/r कर दें, ये भी हो गया, ये भी खत्म। अब बचा कौन बताओ,
मोलर और इक्विवेलेंट, बताइए दोनों निकाल लेंगे क्या? मोलर का क्या फॉर्मूला लगाओगे? अच्छा, कप्पा इंटू 1000/m। और इक्विवेलेंट का क्या लगाएंगे? कप्पा इंटू 1000/n। ठीक है, कप्पा आपको गिवन है क्या? लगा देंगे कप्पा। एन दिया है, एन नॉर्मेलिटी लगा देंगे। ये लगा देंगे तो बताइए क्या कप्पा की वैल्यू है? 1/150 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी 0.1। ये तो आ गया, ये निकालो। तुम कहते ना सारे निकाल डालूंगा किसी को नहीं छोड़ता हूं। बताओ इसको। अब यहां पे आप कप्पा लगाएंगे तो क्या मोलैरिटी आपको पता है? एक भाई कह रहा है एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर दिया। नॉर्मेलिटी 0.1 डाल दिया। अब एन फैक्टर की वैल्यू बताओ, बताओ। एन फैक्टर क्या लगाओगे? नाम दिया ही नहीं है, देखिए गुमनाम खत है। कह रहा है कि भाई साहब एक सॉल्ट है, कौन सा? कुछ नहीं पता, तो एन फैक्टर अननोन है, इसलिए आप मोलैरिटी निकाल। इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही रह जाएगा। तो सब नहीं निकाल सकते, पहचानिए। तो इतने ही थे, ये विकेट नहीं गिरेगा। चलें अगला। तो उसने एक ही पूछा था, मैंने आपको सारे बता दिए, एक नहीं निकल सकता। सॉल्ट का नाम दे दोगे तो बता दूंगा। अगला प्रश्न, चला जाए। लीजिए, सवाल नोट करो फटाफट पहले, और रफ्तार में एकदम। क्वेश्चन भाई लोग हैं, चलें भाई? हंसी ठिठोली कर रहे हैं क्या? कि नहीं, मुझे हंसा के दिखाओ तो जानू। नहीं वो वाला नहीं, दूसरा वाला। हो गया, शुरू करें। अब इस सवाल में देखिए कुछ नया वेरिएशन है। पिछला वाला तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसमें थोड़ा वेरिएशन है। कह रहा है कि एक NaOH का सॉल्यूशन है, नाम दिया है, ध्यान दीजिए, नाम दिया है इस बार। उसको एक डायमीटर 1 सेंटीमीटर वाले कॉलम में भर दिया, जिसकी लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। ऐसा एक कॉलम था। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, लैंग्वेज सही कर लें। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.05 मोल पर लीटर सॉल्यूशन इज फिल्ड इन अ कॉलम। अंडरस्टूड है वैसे भी, इन अ कॉलम ऑफ डायमीटर इज फिल्ड इन अ कॉलम ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो एक कॉलम में भर दिया इसको, है ना? ठीक है। फिर भरने के बाद क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ये वैल्यू आई उसके आर की, और बाकी बातें आपको सब बतानी है जो बता सकते हैं। तो कुछ ऐसा चल रहा है। कॉलम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऐसे एक कॉलम लेते हैं आप, तो इसके अंदर NaOH आपने भर दिया, ऐसा कॉलम है। डायमीटर दिए तो बताइए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे पेंदी होगी, पेंदी, वो कैसी होगी? सर्कुलर। डायमीटर दिया है ना, रेक्टेंगुलर थोड़ी ले लेंगे, सर्कुलर। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे बना लेते हैं। इस टाइप का कुछ। तो देखिए ये जो है, ये कौन है? ये सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है?
और यहां पे आपने कोई बैटरी कनेक्ट कर रखी होगी और इसके अंदर क्या भर रखा होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइट। ये है कॉलम। तो इस कॉलम की डायमीटर कितनी दी है आपको, सवाल पढ़िए। ये डायमेंशन इसकी डायमीटर हो गई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी है। लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड दे रखा है, देख रहे हैं लेंथ का क्या। तो लेंथ आपको दे रखी 50 सेंटीमीटर। फिर कहता है सॉल्व करो, इसके अंदर भरा हुआ है मैंने 0.05 मोलर NaOH। बाकी सब तुम बताओ। रेजिस्टेंस बता दिया तुम्हें, आर की वैल्यू है 5.55 10⁻³ ओम। बाकी सब आपको बताना है, शुरू करें। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अच्छा जितने टोटल 6 लोग होते हैं, एक तो दिया है उसने, 5 बता लोगे क्या, 5 बता लोगे क्या इस बार, पिछली बार भी कहा था तुमने, इस बार बता लोगे। आर की वैल्यू लगाओ, 5.55 10⁻³ रो। एल कितना, 50 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी लगाओगे, ये देखो इसका एरिया लगाएंगे, ये कैसा है, सर्कुलर, πr², बराबर। तो इस बार इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे हैं, सर्कुलर, तो क्या लगाएंगे इसका एरिया, πr²। आर की वैल्यू कितनी लगाएंगे, डायमीटर अगर 1 दिया है तो आर कितना है, 1/2, इसका आधा कर देंगे ऐसे, तो 1/2 सेंटीमीटर, 0.5। तो यहां पे लगाइए रो 50, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, रो। गुणा भाग कर लेंगे, घर में अकेलापन दूर होता है इससे। जब घर की दीवारें काटने को दौड़े तो आप गुणा भाग क्या करिए, करें कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। तो ये रो निकल आएगा, बाकी विकेट गिराए जाए। देखिए एक बार आपका रो निकल गया अगर, तो आर डन है, रो डन है, कंडक्टेंस तो निकल ही आएगा, 1/r कर देंगे। अच्छा, और कप्पा निकल आएगा, 1/रो कर देंगे। ये 2 विकेट तो सीधे ही गिर जाएंगे। ये भी डन, ये भी डन। फिर बताइए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या दोनों बराबर हैं इस बार, क्यों, इसका n फैक्टर 1 है, तो क्या दोनों में से एक निकालेंगे या दोनों निकालोगे बैठ के वहां, फिर चेक करोगे क्योंकि अरे दोनों बराबर आ गए, फिर ऐसे मुंह बनाओगे, हैं करें ये फोटो डाल दूं, व्यूज ज्यादा आते हैं। तो ऐसी हरकतें। तो ये है मामला, दोनों बराबर है मेरे दोस्त, है ना। तो ये देखिए, अब दोनों जब बराबर हैं तो दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए आप। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी लगा लीजिए। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लगा देंगे, जो पीछे दी है 0.05। रो आप यहाँ निकाल ही चुके होंगे, पुट कर देंगे कप्पा की वैल्यू, गुणा भाग कर लेंगे, ये भी आ जाएगा, हो जाएगा। खींचे, रेजिस्टिविटी वगैरह नाम से कंफ्यूज कर रहा है, तो नाम आपको सब बता चुका हूं मैं। रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस। तो दूसरे वेरिएशन में उसने क्या नई बात करी, इलेक्ट्रोड को सर्कुलर कर दिया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तीसरा प्रश्न, ये फॉर्मूला लिख लें, बाकी गुणा भाग कर लेंगे जब आएगा। चलिए 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 चले गए, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट करनी है बस, ये निकल आएगा तो ये अपने आप निकल आएगा, दोनों सेम है। तो इस बार सारे विकेट गिर गए क्या, सारे गिर गए इस बार, देखिए कोई बाकी नहीं है।
तो इस बार देखिए ये दिया ही हुआ था, ये सब गिर गए। अगला लिखना पड़ेगा, तो कॉपी मार के लिख दे तुम्हारी। अरे भाई भाई, अबे टाइपिस्ट ने टाइप किया, लिख लो, सामने लिखा है, पैसे लगाए इसमें। ऐसा होता है, लोग उधर पिक्चर ऑन चले जाते तुम्हारे जैसे, कह पिक्चर चल रही, कह रहे मेरे कॉमिक्स दे दो। और पिक्चर देखो ना सामने चल रही, कॉमिक्स क्या पढ़ोगे वहां बैठ के। बताइए इस सवाल में नई बात क्या है। बहुत बढ़िया, पिछले वाला ऑड था, ये इवन है। तुम्हारा किस में सिलेक्शन होगा, ऑड में कि इवन में? 60%। देखिए क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लीजिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया है, ये क्या भैया, नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और ये उनका सरफेस एरिया है, तो ये क्या है भैया, ए। आगे पढ़िए, उनके बीच के डिस्टेंस है ये 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये एल है। तो इसे पहचान लिया करो पहला। आगे क्या कह रहा है कि उसके अंदर आपने यही भर दिया 0.1 नॉर्मल MgCl2। कह रहा है कितनी करंट पास करें, आई बताना है। जो भी आप बैटरी लगा रहे हैं उससे कितनी करंट पास करें, जबकि बैटरी का जो पीडी है, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट का है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V। और जो इलेक्ट्रोड है वो सिर्फ आधे डूबे हुए हैं, यानी कि वो ए नहीं डूबे हैं, कितना डूबे हैं, ये नहीं बात, बराबर। तो फॉर्मूले में क्या लगाओगे, पूरा एरिया लगाओगे या आधा एरिया लगाओगे, जितना डिप्ड है वो लगाएंगे, ठीक है। तो A/2 बन चुका है। आइए शुरू करें। तो अगर आप देखें कि कैसा चल रहा है, थोड़ा समझना चाहें तो कुछ ऐसा सीन है। एक कंडक्टिविटी सेल है, उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रोड हैं, और जो मामला डिप्ड है वो सिर्फ आधा है। आधा डिप्ड होने का मतलब सिर्फ इतना पोर्शन, यहां तक डिप्ड है। तो पानी नाक तक नहीं आया इस बार, ऐसा भरा हुआ। तो जरा बताइए, इसमें जब क्रॉस सेक्शनल एरिया आप चेक करने जाएंगे तो ये वाला लगाएंगे, ये डिप्ड पार्ट है, सिर्फ इतना। चित्रकारी करें, तो ये डिप्ड पार्ट है। अगर ये पूरा 3 सेंटीमीटर है तो ये सिर्फ 3/2 है। तो आपको जो ए दिया था वो दिया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आप ये नहीं लगाएंगे, इसका आधा लगाएंगे फॉर्मूले में। और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी एल, उसकी वैल्यू भी गिवन है। शुरू करिए। सबसे पहले क्या लगाएं भाई, R = ρ × L/A को यूज करना पड़ेगा आपको। क्या दिया है क्वेश्चन में, डेटा क्या दिया है सबसे पहले, क्या आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है? तो अच्छा आपको चाहिए क्या, सबसे पहले यहां शुरू करिए, क्या चाहिए, बता नहीं सकता। फिलहाल आपको करंट चाहिए। करंट कैसे आएगी, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ दोनों में लगता है, मैंने आपको बताया था, ये सब बातें शुरुआत में चर्चा होगी।
तो आपको आई चाहिए। आई चाहने के लिए वी और आर पता होने चाहिए। वी प्रश्न में गिवन है, आर आपको ढूंढना होगा। आर ढूंढने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब सवाल है मेरे को अगर आर चाहिए तो आर चाहने के लिए रो एल और ए पता होने चाहिए, जिसमें से एल पता है, ए पता है, रो ढूंढना होगा। रो ढूंढने के लिए आपको रो इज इक्वल टू वन बाई कप्पा लगाना होगा, और रो पता करने के लिए आपको पहले कप्पा पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है, जो कि अभी नहीं पता है, ढूंढना होगा। कप्पा ढूंढने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और यहां से अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको पता है, जो कि पता है, और नॉर्मेलिटी हमको पता है, तो क्या कप्पा ढूंढ लेंगे। फिर जो कप्पा यहां से ढूंढेंगे क्या उसको यहां पुट कर देंगे, तो क्या रो मिल जाएगा। रो जो यहां से ढूंढेंगे उसको यहां पुट कर लेंगे तो क्या आर मिल जाएगा। आर को यहां पुट कर देंगे तो करंट मिल जाएगी। करंट पूछा क्या, देख पा रहे हैं सांप कैसे चल रहा है। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, वहां से शुरू करिए। तो क्या चाहिए आपको, करंट। देखिए यहां से शुरू किया मैंने, और ये सब सोचेंगे कैसे वहां, ये तरीका तो पता होना चाहिए ना कुछ। तो पहले शुरू करिए कि आपको चाहिए क्या, आई। आई के लिए फिर वी बाई आर, फिर आर ढूंढा, आर के लिए फिर रो एल बाई ए, फिर रो ढूंढने गए उसके लिए कप्पा, कप्पा ढूंढने गए उसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ऐसे चलिए। अब बस गुणा भाग बाकी है, कॉन्सेप्ट तो यही है। चलिए गुणा भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करें भाई, ये लगाइए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। आइए नए स्लाइड पे खेलते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू देख करके, वो रही कितनी, 100। नॉर्मेलिटी बताओ भैया, 0.1 नॉर्मल। तो उड़ाओ, 100, 1000, 10 बचा इधर, और ये ऊपर जाएगा 10 10 100 बन जाएगा। कप्पा आ रहा है 1/100। चेक करिए, कप्पा आ गया। कप्पा के बाद आप रो निकाल लें, रो इज इक्वल टू 1/कप्पा, रो आ गया 100। फिर क्या करें, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो को यहां पुट कर दें, कितना, 100। एल कितना लगाएंगे भी, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 0.5। ए लगाएंगे 3/2। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 0.5 लगाइए, यहाँ पे लगाइए 3/2। 3 नहीं लगाना है, आधा एरिया ही डिप्ड है। तो ये बन जाएगा 1.5 नीचे, तो 1/3 बन गया ये, 100/3 ओम। ये आ गया आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी बाई आर में बताइए वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। आर कितना है, 100/3, 15/100, 0.15 एम्पियर। खींचिए, पहले ये खींचिए। ये आंसर है। भाई साहब ठीक है। जूस पी के आया करो मौसम्बी का। एनर्जी रहेगी ना उससे। देखिए अब पेपर में अगर सवाल आता है तो अब इतना समझाएंगे उसको बैठ के, भाई साहब ये देखिए पहले मैं ये सब समझता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा, तो चला जाएगा ना इतनी देर में वो। कहेगा आप अगली बार आइएगा, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। तो पेपर में जल्दी नहीं करना होता। देखिए पहले आप यहाँ पे देखिए कस के इसको, सवाल को पढ़ लिया करिए। चाहिए आपको करंट, है ना, आई।
आई चाहिए तो वी आर लगाना पड़ेगा, ठीक है, आर निकालना पड़ेगा, आर के लिए रो पे जाइए, रो के लिए कप्पा पे जाइए, कप्पा के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधे वैल्यू पुट करें ना। देखिए सबसे पहले मैं किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 100। क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सीधे वैल्यू पुट करो ना, फॉर्मूला क्या लिखना है, पहली लाइन आपकी ये आनी चाहिए। कट गया यहां से 100,000, उधर बचा 10, ऊपर गया 100, कप्पा 1/100, कप्पा आ गया यहां से 1/100, उसका उल्टा कर लीजिए, रो आ गया, रो कितना आ गया 100, रो आ गया तो सीधे आर लिखिए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल, एल कितना, एल दिया हुआ है आपको कितना 0.5, लगा दो सीधे, वैल्यू लगाओ ना सीधे, फॉर्मूला क्या लिखना है, नीचे ए लगाएंगे, ए कितना 3 का आधा, आधा डिप्ड है तो 1.5, आर की वैल्यू कितनी आ गई 100/3 ओम। एक बार आपके पास आर आ गया तो सीधे लगाइए आई इज इक्वल टू वी, वी कितना है 5 वोल्ट, आर कितना V/R 100/3, 15/100 0.15 टिक करिए निकाल लीजिए। क्या सवाल एक लाइन का ही था ऊपर ऊपर, देखिए। तो इतना फॉर्मूला आप क्यों बता रहे हैं उसको कि लगे बड़े भाई सब, देखिए सीधे वैल्यू पुट करिए। तो फॉर्मूले में एक बात सीखिए, फॉर्मूला नहीं लिखना होता पेपर में बार बार, फॉर्मूले में सीधे वैल्यू डालिए, तो पेपर में बस ऊपर ये ऊपर ऊपर खेलिए, इतने में खत्म हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम, हैप्पी न्यू ईयर, बराबर। अगला प्रश्न, सवाल नोट करो फटाफट, बताओ इस सवाल में, हर सवाल में नया वेरिएशन है, देखिए आई डोंट लाइक रिपीटिशन। इस सवाल में नई बात क्या है, पढ़ के बताइए, कुछ तो नया है इसमें। इस बार वो सॉल्यूशन में टाइट्रेशन यूज कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन कर रहा है, पहले वो सेल में वेरिएशन कर रहा था। सेल में वेरिएशन करने का मतलब कभी इलेक्ट्रोड का शेप बदल रहा था, सर्कुलर कर रहा था, कभी उसको आधा डुबा डुबा रहा था, तो ये सब हो गया, खेल लिया उसने जितना सेल से खेलना था। अब वो वेरिएशन किस में डाल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में जो सिस्टम है, तो उसमें टाइट्रेशन यूज कर रहा है। कह रहा है कि पहले आपके पास ये हुआ करता था और इसकी जो कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा थी वो ये हुआ करती थी, ये पुराना कप्पा है NaOH का। कह रहा है फिर उसमें इक्वल वॉल्यूम मिला दीजिए, किसका, HCl का। तो HCl जब आप मिलाएंगे बेस के अंदर तो क्या वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो नया रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ बदल जाएगा, और बदला हुआ जो नया सॉल्यूशन है उसका जो कप्पा है, नया कप्पा वो ये है। सवाल समझ पा रहे हैं, आपको बताना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, नए सॉल्यूशन का, रिजल्टेंट का। पढ़िए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट मतलब क्या, पहले तो ये समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें NaOH हुआ करता था, HCl आपने डाल दिया, दोनों आपस में टाइट्रेट होंगे तो क्या बनेगा, NaCl और पानी। कितनी कितनी नॉर्मेलिटी थी इसकी पहले, 0.1 नॉर्मल, इसकी कितनी मिलाई आपने जो बाहर से मिलाया, 0.1 नॉर्मल, बाकी आगे तो कहानी 0 0 है। वॉल्यूम कैसा लिया दोनों का, सेम, सवाल पढ़ लो, इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम दोनों का वी मान लेते हैं। तो बताइए कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, थोड़ा पुराना ज्ञान काम आएगा, आप सॉल्यूशन का कर चुके हैं सब बातें हम लोग पहले भी, कहाँ, आयनिक में हैं? तो छत से उतरो, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, 0.1 इंटू वी, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, 0.1 इंटू वी। तो क्या दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा निपटा देंगे दोनों एक दूसरे को, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये 0.1 वी में से 0.1 वी गया, ये भी 0.1 वी गया, और ये कितना बनेगा 0.1 वी, ये क्या निकाले आपने, ग्राम इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चल रहा है, दिख रहा है, ये खत्म ये खत्म। अब सॉल्यूशन में ये भी नहीं ये भी नहीं, अब ये है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट, और बाकी कौन है, पानी। तो क्या रिजल्टेंट सॉल्यूशन NaCl का है,
याद करो सॉल्यूशन में तुम्हें पढ़ाया गया था, जब एसिड और बेस दोनों मारे जाएं तो जो जिंदा बच जाता है उनके बाद, जो नया बन जाता है उनके बाद, वो रिजल्टेंट है। और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा बच जाता तो वो रिजल्टेंट होता। बराबर। तो NaCl रिजल्टेंट है इस बार। तो राजा घोषित हो चुका है कौन? NaCl। NaCl की नॉर्मेलिटी निकालनी होगी आपको। कितने ग्राम इक्विवेलेंट है इसके? 0.1 V। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V प्लस V, क्योंकि जब दोनों को मिलाओगे तो क्या 2V बन जाएगा वॉल्यूम। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी आ गई है? 0.1/2। वी कट लेगा ना, तो बाई 2 नीचे। ये है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। तो इस सवाल में नई बात ये थी कि जो रिजल्टेंट है उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 नहीं है। कितनी है? 0.1 बाई। तो जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लगाएंगे कप्पा इंटू 1000/n, हम किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ढूंढ रहे हैं? रिजल्टेंट का। तो डेटा सबका कौन सा लगेगा? कप्पा कौन सा? रिजल्टेंट का। नॉर्मेलिटी किसकी? रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट की नॉर्मेलिटी ढूंढ ली हमने। कप्पा रिजल्टेंट का ढूंढ के बताओ कौन सा वाला है, क्योंकि दो दो कप्पा दिए हुए हैं। एक ये वाला कप्पा है, एक ये वाला कप्पा। कौन सा रिजल्टेंट का है? बाद वाला। तो ये लगाना है भैया, वो मत लगा देना पुराना वाला। फिर उसको कहीं तो लगाओ, इतना दिया हुआ तो कुछ तो यूज करो उसका। वो किसी काम का? सिर्फ इसको लगाइए, ये रिजल्टेंट का है। 0.0055। तो यहां पे लगाएंगे 0.0055 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी कितनी लगाएंगे? 0.1 डिवाइड बाई 2। आगे बढ़िए, तो उसको आगे भेजिए ऊपर। ये देखिए 3 डेसिमल आगे चला जाएगा। सॉल्व करने के तरीके बनाइए थोड़ा सही। 1000 इसमें एडजस्ट करेंगे 3 डेसिमल आगे, कितना हो गया? 5.5 इंटू 2, ये ऊपर आ जाएगा। नीचे कितना? 5.5 इंटू 2 कितना? 11। ऊपर 0.1 जाएगा तो 100। ये आंसर। यूनिट की बात अगर कोई आपसे पूछे तो यूनिट आप जानते हैं। इक्विवेलेंट की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। ये आंसर खींचो, ये सही जवाब। ये पेपर में ये सवाल आएगा तो क्या करेंगे? इतना सॉल्व करेंगे वहां बैठ के। एक जे सुनते जाइए जाते जाते। जे कहता है कि ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति बराबर अमाउंट में मिलाए जाते हैं, देखिए NaOH है और कौन है? HCl है। जब NaOH HCl की नॉर्मेलिटी सेम है और आपने उनको बराबर वॉल्यूम में भी मिलाया है, तो क्या दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम मिले होंगे? और ग्राम इक्विवेलेंट अगर सेम मिले हैं तो सेम गए भी होंगे, तो सेम बने भी होंगे। तो क्या NaCl के ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही बन गए होंगे जितने इन दोनों के हैं? और ग्राम इक्विवेलेंट अगर सेम बने होंगे तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो क्या नॉर्मेलिटी आधी हो जाएगी? हेलो एवरीबॉडी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? दो व्यक्तियों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर यूज हुए, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके बनेंगे? NaCl के। लेकिन मिलने पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो क्या नॉर्मेलिटी आधी हो जाएगी? तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो क्या आप सीधे बिना पेन चलाए आप कह सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पुरानी नॉर्मेलिटी से आधी हो जाएगी? तो क्या कैलकुलेशन काफी हद तक बच गया अपना? ये सब करने की जरूरत, ये सब करने की यहां तक जरूरत, सीधे क्या यहां लैंड करा दिया आपको? बराबर। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर दो व्यक्तियों के दो दो ग्राम इक्विवेलेंट आपने मिलाए हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट तो दो ही बनेंगे, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, तो नॉर्मेलिटी पुरानी से खत्म हो गया। तो डायरेक्ट हमको नॉर्मेलिटी 0.1/2 लगानी चाहिए थी। ये अगर समझ में आता है तो आपकी 4-5 लाइनें बच जाएंगी, जीवन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं। चले भी। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा था।